इंसानी हवा से कैसा गुनाह है जिसकी लत अगर लग जाए तो कभी पूरी नहीं होती। और अगर कम उम्र में ऐसे हालात पैदा हो जाए तो इंसान ऐसे ही गंदी गलियों का मुसाफिर बन जाता है जिसे लोग रेड लाइट एरिया कहते हैं। लेकिन जो कुछ मैंने सुना है, मैं कोई अमीर शहजादा नहीं था, ना ही किसी नवाब की औलाद था। मैं तो आम सा एक गरीब आदमी था जो भाड़े पर टैक्सी चलाता था। मतलब ये कि मुझे रोजाना का 500 रुपये मालिक को देना पड़ता था टैक्सी का, और बाकी का जो बचता था वो मैं रखता था। टैक्सी चलानी में बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे पापा नशे के आदी थे। इसलिए मैं जब 15 साल का था तो मेरे पापा का देहांत हो चुका था। मैं अपने पापा की पहली औलाद था। मुझसे छोटी दो बहनें थी और भाई थे। घर अपना था लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं था। मैंने टैक्सी चलाना सीखी और किराए पर टैक्सी चलाने लगा। लेकिन मसला ये था कि मुझे कोई ग्राहक नहीं मिलते थे। 500 तो मालिक को देने होते थे, फिर पेट्रोल का खर्च भी मुझे ही निकालना होता था। उसके बाद मेरी जेब में मुश्किल से 200-300 रुपए ही बचते थे। इतने में तो घर चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं रात 2 बजे तक टैक्सी चलाता रहता था। एक बार एक लड़की मेरी टैक्सी में आकर बैठ गई। वो ऊपर नकाब में थी, रो रही थी। ना ही उसने मुझे ये बताया कि उसे जाना कहाँ पर है, ना ही कोई किराया तय किया था। मैं ज्यादातर ऐसी जगह पर खड़ा होता था जहाँ मुझे ग्राहक मिलने की उम्मीद ज्यादा होती थी। मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई ग्राहक जरूर मिल जाता था और कभी कभी किराया भी अच्छा मिल जाता था। मैं भी अपने ग्राहक के इंतजार में खड़ा था। जब वो लड़की टैक्सी के पास खड़ी हुई और पीछे का दरवाजा खोल अंदर बैठ गई। वो स्टेशन के अंदर से बाहर आई थी, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा बैग या सामान नहीं था। मैं उस लड़की के अचानक टैक्सी में आकर बैठने से हैरान था। वो 2 मिनट बाद कहने लगी कि मैं उस लाहौर के रेड लाइट एरिया पर ले जाऊं। लाहौर का ही रहने वाला था। रास्तों का मुझे बहुत अच्छा पता था, लेकिन आज पहली बार मेरी टैक्सी में एक ऐसी सवारी बैठी रही थी जो लाहौर के उन बदनामी गलियों की रहने वाली थी। मैंने आज से पहले वो गलियां टीवी ड्रामा में ही देखी थी, जो बहुत गहरे गहरे रंग के कपड़े पहने और बहुत ही गहरा मेकअप किए हुए घुंघरू पहने हुए बैठी रहती थी और अमीर नवाबों को गले में पड़े रहती थी। लेकिन ये पहले तवायफ थी जो बुरखे में थी और रो रही थी। मैं उस इलाके में जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जिस तरीके से रो रही थी, मैं तो चाह कर भी इनकार नहीं कर सका। सुबह से शाम हो चुकी थी, मुझे कोई सवारी नहीं मिली थी और वो लड़की मेरी पहली सवारी थी। मैं इसलिए खामोश हो गया कि रात को मुझे इस टैक्सी के मालिक को पैसे भी देने हैं। मैं जब टैक्सी उस लड़की के कहने पर गली के अंधेरे में कोने में खड़ी की तो वो बिना किराया दिए हुए टैक्सी से उतरने लगी। तो मैंने कहा, मोहतरमा, टैक्सी का किराया 1200 रुपये बने हैं। उस लड़की की आंखें सिर्फ मुझे नाकाम में दिखाई दे रही थी। नाम आवाज से कहने लगी, पैसे तो नहीं है मेरे पास। यह सुनकर मैं तो हैरत और गुस्से से उसे देखने लगा। मैंने कहा, जब पैसे नहीं थे तो तुम मेरी टैक्सी में आकर क्यों बैठ गई थी? देखो, मुझे पैसे ला कर दो, मैंने बहुत ही गुस्से से कहा। उस वक्त मैं 17 साल का था और वह लड़की शायद 21 साल की होगी। मेरे पास तो पेट्रोल तक के पैसे नहीं थे। मैं तो खुद गरीब था, इसलिए मैं उस पर कोई भला नहीं कर सकता था। लेकिन जो कुछ उसने मुझे जवाब में कहा, मेरे तो होश उड़ गए थे। वो अपने बात करके चुपचाप मुझे देखती रही, फिर टैक्सी से उतरकर चली गई। और ये देखकर जब मैं सर्द जाड़ों की रात में उस लड़की की बातें सुनकर बदहवासी से मेरे पसीने आने लगे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की टैक्सी के किराए के खातिर खुद को बेमोल भी कर सकती है। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और मैं रोड पर चला गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहीं पर एक अमीर नवाब की गाड़ी खराब हो गई थी। वो शराब के नशे में धुत था, शायद किसी तवायफ के कोठे से ही लौट रहा था, लेकिन गाड़ी ने दिखा दे दी थी। उसने मुझे देखकर नशे से चूर आंखों से मुझे देखा और टैक्सी में बैठकर अपना पता बताने लगा। मैंने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। शायद वो नशे में था, इसलिए उसने मुझे किराए से कई गुना ज्यादा पैसे देकर अपने बंगले में चला गया था। मेरे लिए बात खुशी का बायस बन गई थी। मैंने 500 रुपये मालिक को दिए और बचे हुए पैसे सब अपने माँ के हाथ पर रखे, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। कहने लगी कि कल तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी। ऐसे खाने तो हमें कभी कभी ही नसीब होते हैं। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि स्टेशन पर तो बहुत मुश्किल से एक ही ग्राहक मिलता है। अगर मैं लाहौर के रेड लाइट एरिया में अपनी टैक्सी चलाने लगूं तो मुझे इस जैसे बहुत सारे ग्राहक मिल जाएंगे, और जैसी मेहरबानी उस अमीर नवाब ने मेरे साथ की है, अगर रोज ऐसा हो जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। अगले दिन जब मैं गाड़ी लाहौर की बदनाम गलियों में खड़ी करनी शुरू कर दी, लेकिन एक रात जो कुछ मेरी टैक्सी में हुआ, मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरी उम्र बेशक 17 साल थी, लेकिन मैं गलत काम जैसे गुनाह से नावाकिफ था। अब मैं क्या करता? तवायफ के कोठों के बाहर खड़ी गाड़ियों के टायरों से हवा निकाल देता था, या फिर कान से उनका टायर पंचर कर देता था। मजबूरी में उन्होंने मुझे टैक्सी लेनी पड़ती थी और मैं उनसे मुंह मांगी रकम मांगता था। वो लोग रईस थे, मुंह मांगे पैसे दे देते थे। मुझे तो अब इस काम में मजा आने लगा था। मेरी जेब में अब
बहुत सारे हजार के नोट आने लगे थे। मैं रोज उन नवाब और रईसजादों की गाड़ियों को खराब कर देता था और फिर अपनी कमाई जमा कर लेता था। एक रात जान मर्द एक लड़की को अपने कोठे से बाहर लेकर अपने साथ गाड़ी में जा रहे थे। सब के सब नशे में थे। उनकी गाड़ी का पंचर मैं कर चुका था। उन्होंने अपनी गाड़ी को देखा तो वह हैरान हो गए। फिर उन्होंने किसी को फोन करके गाड़ी ठीक करने का कहकर दाएं बाएं कोई सवारी देखने लगे। वहां गली में सिर्फ मेरी ही टैक्सी खड़ी थी। मुझे बुलाकर उन्होंने बहुत दूर का पता बताया और पैसे भी मुंह मांगे दे दिए। लेकिन जो उस रात उन लोगों ने किया, मेरे तो होश उड़ गए थे। वो एक बहुत कम उम्र की लड़की थी जिसे वे कोठे से लेकर आए थे। मेरी ही उम्र की थी और वे मर्द थे। उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी और वो बहुत गंदे काम करते थे और वह लड़की बहुत ही मासूम और कम उम्र की थी। एक शख्स तो मेरे साथ मेरी सीट पर बैठ गया, दो मर्द उसके साथ पीछे बैठ गए। वो लड़की रो रही थी, कह रही थी कि मुझे यहाँ पर किडनैप करके ले जा रहे हैं। वो लड़की कह रही थी कि ऊपर वाले की खातिर मुझे छोड़ दो, लेकिन वह कहाँ छोड़ने वाले थे। उनमें तो हैवानियत भरी हुई थी। उस शख्स ने उस लड़की को बहुत जोर से डांट दिया, चुप हो जाओ। बेचारी कम उम्र थी, डर गई थी। उन तीनों मर्दों की बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि उनमें से एक आदमी ने उस लड़की के एक रात की रकम अदा की थी, लेकिन इरादा उन तीनों मर्दों का करने का था। उस लड़की के साथ मेरे साथ ऐसा हादसा पहली बार हुआ रहा था, वरना इससे पहले जो मेरे टैक्सी में नवाब लोग औरतों को लेकर आते थे वो इस धंधे के लिए ही बनी होती थी। वो इस काम की आदी रहती थी। लेकिन ये लड़की किसी पाकीज़ा माहौल से आई थी, कम उम्र की थी। एक आदमी कहने लगा, साली, शाहजहां बेगम ने इस कमीनी की एक रात की रकम 1 लाख रुपए ली है। कुंवारी है, इसके पैसे कम नहीं करूंगी। लेकिन हम भी अपने पैसे वसूलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उस लड़की की रोने की आवाज़ ने मेरे दिल को बेचैन किया था। उन लोगों के खतरनाक इरादे जानकर मुझे उस लड़की पर रहम आने लगा था। जब तुम शाम सड़क आई तो उसे मैं एक आदमी का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो उसकी बीवी का था। वो शायद अपने मायके से घर लौट कर आ गई थी, जहाँ आज रात उन्होंने अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में अपनी रात रंगीन करनी थी। वह आदमी सीट सीट कहकर अपना सर हाथ से पीटने लगा। हमारे तो सारे पैसे खराब हो गए। मेरी बीवी वापस आ गई है। अब हम इस लड़की के साथ घर पर नहीं जा सकते हैं। उसके बाकी के दोस्त भी सच में पड़ गए थे, क्योंकि जहाँ से गाड़ी का सफर शुरू हुआ था वो एक रूम से हम सिला का था। वो कहीं भी आबादी नहीं थी। उन्होंने मुझसे टैक्सी एक जगह रुकवाई और मुझे उस टैक्सी से नीचे उतार दिया। उस टाइम सर्दी में उस सुनसान सड़क पर एक गर्म शॉल पहने में बुरी तरीके से कांप रहा था। दो मर्द गाड़ी के अंदर आगे वाली सीट पर बैठे थे और एक पीछे उस लड़की के साथ पीछे वाली सीट पर था। उन तीनों ने बड़ी बड़ी उस लड़के को टैक्सी में ही बदकारी का निशाना बनाया। रात का वक्त था। सुनसान सड़क पर उस लड़की की चीख किसी ने नहीं सुनी थी और उसकी आवाज़ से गूंज रही थी। मेरा दिल नहीं होता कि फट जाए। मैं एक लड़का होकर उस वक्त बुरे तरीके से कांप रहा था। बंद टैक्सी के शीशे पर मुझे बस उस लड़की के हाथ नजर आ रहे थे, जिसे वह शीशे पर मार रही थी, अपने बचाव के लिए पुकार रही थी, रो रही थी। न जाने किस शरीफ घर की लड़की थी, कहाँ से उसे किडनैप किया गया था और वह कैसे वहां पर पहुंची थी। सुबह का वक्त हो चुका था, लेकिन वक्त नहीं था। हल्की हल्की दिन की रोशनी शुरू हो चुकी थी। मैं बाहर एक बड़े से पत्थर पर बैठा सर्दी की वजह से, उसे कुछ हवायात की वजह से कपकपा रहा था। पहली बार मुझे उस गाड़ी का पंचर करना मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती लग रहा था। मैंने पहली बार ऐसी हैवानियत अपनी आंखों से देखी थी। मुझे उस लड़की की हालत पर तरस आ रहा था, जो पिछले घंटे से अपनी साथ इतना बुरा होते हुए बर्दाश्त कर रही थी। जब वो आखिरी आदमी गाड़ी से बाहर निकला तो वो दोनों आदमी आगे वाली सीट पर बैठे थे। फिर मुझसे कहने लगा, जा तू भी अब जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, क्या याद करेगा। उस आदमी की बात सुनकर मैं बुरी तरीके से कपकपाने लगा और मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, कैसे उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकता था। पूरी रात वो चीखती रही, चिल्लाती रही और अब मैं जाकर ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मेरे इनकार पर उस आदमी ने मुझे बहुत हैरत से देखा था। कहने लगा कि तू पागल है जो ऐसे ऑफर को ठुकरा रहा है। अरे मुफ्त की शराब तो भिखारी भी नहीं छोड़ते। जा कर ले ऐश। 1 लाख की कीमत अदा की है हमने इसकी। तूने तो हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है, इसलिए जा, खुश हो जा जाकर। मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। उस आदमी ने लापरवाही से कंधे उठाए और कहा कि ठीक है, तेरी मर्जी, ऐसा कर, हमें वापस इस कोठे पर ले जा। ये लड़की आधी से ज्यादा तो मुर्दा बन चुकी है। साली को वहां पर छोड़कर आ जाते हैं। दोबारा शाहजहां भी क्या याद करेगी। लेकिन हम भी उसके पैसे वसूल करना जानते हैं। मुझे उसकी गंदी सोच पर हैरत हुई। मैं गाड़ी के अंदर आकर बैठ चुका था। पिछली सीट पर मैंने नहीं देखा था। उस लड़की की दबी दबी रोने की आवाज़ थी जो मैं सुन रहा था। वापसी का सफ़र मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उस लड़की के सिसकिया, उसकी रात भर की तकलीफ बार बार याद आ रही थी।
मैं जब इस कोठे के सामने गाड़ी वहां पर रोकी, तब तक उस सेठ की गाड़ी का टायर बदलकर एक मैकेनिक वहां से जा चुका था। उस सेठ ने, उस दोस्त ने मुझे पैसे दिए। कहने लगा कि हम लोग जा रहे हैं, इस लड़की को ऊपर तक छोड़कर आ जाना। ये कहकर वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। मैंने उस लड़की से कहा कि वो ऊपर चली जाए। मेरी बात सुनकर वो उस तरीके से रोती रही, कहने लगी कि मुझे किसी नहर में ले जाकर फेंक दो, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरी जरा सी गलती ने मुझे मौत के मुंह में डाल दिया है। काश पहले मुझे इस बात का एहसास हो जाता। मैं एक नौजवान की मोहब्बत पर भरोसा करके बहुत गलत की थी। मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ। वो ये कहकर बहुत ज्यादा रोने लगी थी। उसी टाइम उस कोठे का दलाल मेरी टैक्सी पर पहुंच गया। शायद वो लोग कोठे की मालकिन को बता चुके थे। वो दलाल उस लड़की को पिछले वाली सीट से उठाकर ऊपर ले गया था। उस लड़की की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कि बिना सहारे के चल नहीं पा रही थी। मैं किस दिल से घर पहुंचा था मैं ही जानता था। मेरी जेब में उस वक्त 15,000 थे, लेकिन मेरा दिल बुझबुझाता था। घर जाकर जब मैं अपने बहनों को दुपट्टा पहने घर का काम करते हुए देखता, तो मेरे दिल में एक सुकून सी लहर आ गई थी। कैसे खुश नसीब जिंदगी वो जी रही थी। लड़की की घर की दिली, उसको पार करने की कीमत उसे कहाँ कहाँ करनी पड़ती है। अगर समझ जाए तो कभी भी पाँव घर से बाहर ना निकाले। तो मुझे उस बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जाहिर होने लगा। लेकिन मुझे वो अभी भी याद आती थी। 1 महीने बाद मैंने सोचा कि मैं भी आज उस कोठे के अंदर जाकर देखता हूँ कि उसके अंदर होता क्या है। जो लोग अपने पैसा लुटाने पर मजबूर हो जाते थे, क्योंकि आज तक मैं किसी कोठे के अंदर जाकर नहीं देखा था। मैं कोठे के अंदर चला गया। कोठे के शहर में सफेद चादर बिछी हुई थी और तख्त रखे हुए थे। अगरबत्ती और गुलाबों की खुशबू में शराब की खुशबू भी आ रही थी। ढोल और हारमोनियम और गानों पर डांस हो रहे थे। बिना दुपट्टे के औरतें फिर रही थी और मर्दों के हाथों से पैसे लेकर नाच रही थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और आदमियों के दिल लुभाने का काम कर रही थी। वहाँ का माहौल ऐसा था कि हर कोई इंसान इस माहौल में ढलने पर मजबूर हो जाता। मेरी नजरें उस लड़की की तलाश कर रही थी जो उस रात रो रही थी। वहाँ तख्त पर बैठी एक अंधेर कमरे में औरत से मैंने पूछा कि जो वहाँ पर काम करती थी वो लड़की कहाँ पर गई, जो 1 महीने पहले 3 आदमियों की हैवानियत का निशाना बनी थी। मेरी बात सुनकर वो मुझे गौर से देखने लगी थी। कहने लगी कि कमबख्त ने उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, झूठ बोलकर ले गए थे, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है। मैंने कहा कि मुझे उसके साथ रात बितानी है। मेरी बात सुनकर वो औरत पहले तो कुछ सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी कि वो बिक चुकी है। दुबई का शेख आया था, उसे वो लड़की पसंद आ गई, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया। मेरे पास लड़की की कोई भी नहीं है। तुम चाहो तो रात बिताने के लिए तुझे और बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। मुझे उस लड़की से मुलाकात करनी थी, उसके बारे में जानना था, लेकिन वह तो बिक चुकी थी। वहाँ के नाच गाने का असर था कि मेरा दिल भी धक लगने लगा था। एक बहुत हसीन लड़की वहाँ पर नाच कर रही थी। मैंने उसकी तरफ इशारा किया तो वो औरत मुस्कुराने लगी। कहने लगी कि एक रात का 25,000 लेगी। मेरी जेब में अब पैसों की कमी नहीं होती थी। मैंने हामी भर ली। सब मर्दों के देखा देखी हाँ तो कर बैठा था, लेकिन कमरे में जाते ही अपना दिमाग खो बैठा था। एक औरत बिना शादी किए मेरे सामने बैठी थी। मैं जानता था कि ये गुनाह है, लेकिन मेरा दिल इस गुनाह के लिए तैयार था, जो कि मैं पहली बार ऐसे इस लड़की के सामने बैठा था। वो लड़की बहुत अलग सी थी, या फिर अपने काम में तजुर्बेदार थी। मुझे देखकर हंसने लगी, क्योंकि मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो मेरा हाथ बुरी तरीके से कांपने लगा। कहने लगी कि पहली बार किसी लड़की को छुआ है क्या। मैं इस बात में सर हिलाया। उसके बाद मुझे उससे कुछ कहना नहीं पड़ा। उस लड़की ने मेरी रात रंगीन बना दी थी। गुनाह में सुकून ज्यादा होता है, अपने शिकंजे में वो बहुत जल्दी फंस जाता है, और मैं इस गुनाह में फंसने लगा था। अब तो मेरी टैक्सी का मैसेज काम में इस्तेमाल करता था, तो मेरा दिल भी चाहता था कि मैं भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं। लेकिन आजकल मेरा काम कुछ कम पड़ रहा था, क्योंकि बहुत से टैक्सी वाले उस जगह पर ही अपनी टैक्सी खड़ी करने लगे थे। मुझे भी कोठे पर जाने की आदत पड़ गई थी, इसलिए पैसे बचते ही नहीं थे। लेकिन अब मैंने एक तरीका पकड़ लिया था कि मेरी गाड़ी में जब कोई गलत काम करेगा तो मैं भी उस लड़की के साथ यही गुनाह करूंगा, क्योंकि अब मुझे इस गुनाह की आदत हो गई थी। मेरे घर में फिर से तंगी होने लगी थी, क्योंकि मैं इस काम में पड़ चुका था। अब मेरा दिल करने लगा कि मैं लड़कियों से फ़ोन पर बात करता, उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें घर से भगाने पर मजबूर कर देता था, और जब वो घर से भाग कर आ जाती थी तो मैं उन्हें कोठे पर ले जाकर बेच देता था। मुझे उसको लाखों रुपए मिल जाते थे। मुझे अब आराम खाने की आदत पड़ गई थी। 4 महीने मैंने 2 लड़कियों के साथ ये किया था। मुझसे छोटी बहन के लिए एक अच्छे से घर से रिश्ता आया तो मेरी माँ ने हाँ कर दी थी। मैं अब अपनी बहन की शादी के लिए पैसे इसी तरीके से इकट्ठे करने लगा था। मेरे पास कुछ महीनों में ही 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। मैंने अपनी पहली बहन की शादी कर दी और अब मुझे अपनी छोटी बहन को भी विदा करना था। मैं फिर से अब इस काम में था कि किसी एक अमीर लड़की को अपने जाल में फंसाऊं। कुछ ही टाइम में मेरी किसी एक अमीर लड़की से दोस्ती हो गई। चंद महीने में ही वो मेरी बातों के जाल में पूरे तरीके से फंस चुकी थी।
मैंने उसे घर से भाग जाने का मशवरा दिया और एक जगह बताई कि वह वहां पर पहुंच जाए। मैंने आज तक किसी लड़की को खुद उसके घर से भगाकर नहीं लाया था कि कहीं मैं पुलिस की नजरों में ना आ जाऊं, और मैं हमेशा इस काम के लिए नई सिम इस्तेमाल करता था। मेरा दिमाग इस काम में शातिर हो चुका था। मैंने उस लड़की से जेवरात और पैसे लाने के लिए कहा था और उसके सामने मैंने खुद को भी अमीर साबित किया था। वो लड़की अपना बैग लेकर उस जगह पर पहुंच गई थी, लेकिन नकाब में थी। मैंने भी अपने नकाब से चेहरा छुपा रखा था। मैंने अपने दोस्त को पहले ही वहां पर बुला लिया था। वो एक सुनसान सा इलाका था। हमारा प्लान ये था कि पहले मैं उस लड़की के साथ गलत काम करूंगा, उसके बाद हम उस लड़की को कोठे पर भेज देंगे। मेरे दोस्तों ने उस लड़की के साथ रात बिताने के मुझे पैसे दिए थे। मैं गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ था। उस लड़की की रोने की आवाज़ें मुझे तकलीफ नहीं दे रही थी, क्योंकि अब मैं इन चीज़ों का आदी हो गया था। मैंने अपनी टैक्सी में एक पर्दा सा लगा लिया था, जिससे पीछे सीट पर खेले जाने वाला घिनौना खेल किसी को दिखाई नहीं देता। तो वो लड़की बार बार कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ये जुल्म ना करो, मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ, मेरे साथ ये जुल्म ना करो। मुझ पर सब कुछ बेअसर हो चुका था। मैं सिगरेट पी रहा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मेरे 3 दोस्त अपनी ख्वाहिश उस लड़की से पूरी कर चुके थे। चौथी बार मेरी थी। उस लड़की की रोने की आवाज़ें अब तक रुक चुकी थी। अब रोना ही रो रही थी। अब ना ही कुछ वो कह रही थी। जब मैं पीछे वाली सीट पर गया तो मेरे पैर तले से ज़मीन निकल गई। वो तो मेरी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, अपने बाल अपने हाथों से नोच रहा था। वो लड़की और कोई नहीं, मेरी छोटी बहन थी, जो अमीर घर में शादी की ख्वाहिश में मुझे अमीर लड़की बनकर मुझसे बातें कर रही थी। मेरी बहन रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरा दिल इतना बंद हो चुका था कि मुझे अपनी बहन के रोने की आवाज़, तड़पना कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मैं इतना हैवान बन चुका था कि उस लड़की के रोने की आवाज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। शायद ये मेरे किए की सज़ा थी। मैंने गलत जगह पर हाथ डाला था। जुल्म देखकर मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी। कई लड़कियों की जिंदगियों के साथ मैंने बर्बाद किया था। शरीफ लड़कियों को मैंने धोखा देकर कोठे की जीनत बनाया था। उस वक्त मैं ये भूल गया था कि ये वक्त मुझ पर भी आ सकता है, जिस वजह से मैंने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और उन्हें कोठे पर बेचा है। वहाँ मेरी बहन भी तो हो सकती है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। जिस बहन की मैं शादी करी थी, उसका पति भी धोखेबाज निकला था। उसने मेरी बहन को न जाने किसके हाथों में बेच दिया था। मेरी छोटी बहन मर चुकी थी और बड़ी बहन न जाने कहाँ पर गई थी, लेकिन जहाँ पर भी थी मेरी की एक सज़ा भुगत रही थी। मुझे भी एकदम बर्दाश्त न हुआ कि मेरे गुनाह की सज़ा मेरी बहनों को मिल गई, और आज मैंने भी अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया है। धन्यवाद दोस्तों।